Hello, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12 NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we've already completed the first three chapters of this book, and today we would be starting with chapter number 4, that is Human Settlements. So if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. And there is a parallel series going on for revision of class 12th NCERT Fundamentals of Human Geography. So if you want to go for that revision series, you can watch that too. And this is for class 12th NCERT, specifically for board examinations coming up, but you can study through it from perspective of competitive examinations as well. So while talking about human settlements, as the name already suggests, that human settlements are something which would be focusing on how, where does human settle, कि जो इंसान हैं, लोग हैं, वो कहाँ, क्यों और किस तरह से, how, when and where do they settle, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, all these questions we would be talking in this upcoming chapter. कि why people started settling down, where did they settle down, what were the reasons of settling down at a place, और क्या क्या factors होते हैं. आप कहीं घर बनाते हो तो उससे पहले you see some or the other factors which suits you to make a home for yourself. So human settlements means cluster of dwellings. Human settlements क्या होती हैं? Clusters यानी कि group. क्लस्टर मतलब होता है एक तरीके का गुच्छा, एक चीज का साथ में होना. सो ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज, कुछ भी टाइप या कुछ भी साइज जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हों, उसको हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं. इस पर्पज़ में पीपल जो हैं वो अपने हाउसेज, अपने स्ट्रक्चर्स, कुछ भी स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया, कुछ जो टेरिटरी, कुछ जितना भी एरिया होता है उसका कुछ टेरिटरी अपने लिए, अपने घर बनाने के लिए रख लेते हैं as their economic support base. Economic support base मतलब जहाँ से उनको economic benefits भी हो. Economic benefits यानी कि आपने अपनी शॉप खोल ली, आपने आपका खेत है, आपका फार्म है, आपका इंडस्ट्री है, anything that is economic support base. दस जो ये प्रोसेस होता है सेटलमेंट का, इनहेरिटली इन्वॉल्व्स, इसमें कुछ ग्रुपिंग ऑफ पीपल होती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो एक टेरिटरी को अपना रिसोर्स बेस बनाते हैं. मतलब इफ़ यू आर सेटलिंग इन शिकोहाबाद, इफ़ यू आर सेटलिंग इन आगरा, एनीवेयर यू आर सेटलिंग डाउन, सो आप उस टेरिटरी को अपना रिसोर्स बेस बनाएंगे. किस तरह से? आप अपनी वाटर डिमांड्स दिल्ली से फुलफिल नहीं करेंगे, आप अपनी वाटर डिमांड्स आगरा से फुलफिल करेंगे. आपको सब्जी खरीदनी है, आप मुंबई नहीं जाएंगे सब्जी खरीदने, आप आगरा से ही खरीदेंगे. तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसको आप अपना रिसोर्स बेस बना लेते हैं. रिसोर्स बेस मतलब एक एरिया जहां से आप हर तरह के रिसोर्सेज को गेन करोगे. You will accumulate your resources and that is why it is known as a resource base. तो ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या है? क्लस्टर्स ऑफ पीपल लिविंग इन अ एरिया और टेरिटरी जिसको वो अपना रिसोर्स बेस बना लेते हैं. अब ये जो सेटलमेंट्स होती हैं ये अलग अलग हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, साइज इनका अलग हो सकता है, इनकी टाइप अलग हो सकती है. दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट, हैमलेट मतलब दूर दूर से, टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब बड़ी बड़ी शहर, सिटीज. तो हर तरह की सेटलमेंट हो सकती है. इनका साइज अलग हो सकता है. इकोनॉमिक कैरेक्टर, इकोनॉमिक कैरेक्टर का मतलब हो गया क्या ये प्राइमरी सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो इनका इकोनॉमिक कैरेक्टर बहुत अलग हो सकता है. सोशल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, यानी कि जैसे देर आर टाउन्स और कम्युनिटीज़. केरला में जो नायर कम्युनिटी है, मेघालय की कम्युनिटी के बारे में हमने देखा, जहाँ पे जो सोसाइटी है वो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेट्री लोकल सोसाइटीज़ है, पैट्री लोकल सोसाइटीज़ नहीं है. सो दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स चेंजेस एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. और साथ साथ इन जगहों की इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, आसपास पेड़ पौधे, सीज. इफ़ यू आर सेटलिंग डाउन, आप मुंबई में सेटल कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप वहाँ के वाटर रिसोर्सेज यूज़ करोगे. वहाँ पे आसपास जो अरेबियन सी का पानी है आप उसको यूटिलाइजेशन करोगे. उसको नॉट जस्ट यूटिलाइज, यू विल ऑल्सो पोल्यूट इट. तो वहाँ की इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है.
सेटलमेंट्स जो होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, यानी कि स्मॉल इन साइज भी हो सकती हैं, स्पार्सली स्पेस्ड का मतलब दूर दूर हो सकती हैं, दे में ऑल्सो भी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी हो और बहुत सारे लोग इकट्ठे हों। इनका कहने का मतलब है स्मॉल साइज में दूर दूर भी हो सकते हैं, लार्ज साइज में दूर दूर भी हो सकते हैं, लार्ज साइज में पास पास भी हो सकते हैं, और स्मॉल साइज में भी पास पास हो सकते हैं। तो किसी भी तरह की आपको सेटलमेंट देखने को मिल सकती है। स्मॉल साइज closely packed, small size sparsely packed, large size closely packed and large size sparsely packed। यही मतलब है बड़े एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं या बड़े एरिया में बहुत कम लोग रह रहे हैं, छोटे एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं या छोटे एरिया में बहुत कम लोग रह रहे हैं। जो ये स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स होती हैं वो एरियाज जो स्पार्सली लोकेटेड भी हैं, दूर दूर भी हैं और स्मॉल भी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? विलेजेस कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर होता है। ऑन दी अदर हैंड लार्जर सेटलमेंट्स विद क्लोजली पैक्ड एरियाज, अर्बन एरियाज होते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकी डिपेंडेंट होती हैं। नाउ रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? गाँव और शहरों में डिफरेंस क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि नो हाउ आर रूरल एरियाज डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एरियाज, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, बस रूरल एरियाज में खेत होते हैं, अर्बन एरियाज में शहर होते हैं, अर्बन शहर होता है, रूरल एरिया गांव होते हैं। नो, दिस इज नॉट इट। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंसेस जो एक एरिया को रूरल बनाते हैं और एक एरिया को अर्बन बनाते हैं। जो रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका मतलब है कि जो रूरल एरियाज होते हैं उनकी जनरली जो उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, यानी कि बेसिक नीड्स जो खाना पीना ये सारी जो नीड्स हैं, ये किससे फुलफिल होती हैं? ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से फुलफिल होती हैं। वेयर एज अर्बन एरियाज में ये प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं रिलेटेड होती हैं, बल्कि वो अर्बन एरियाज में रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है, सर्विस होती है, टर्शरी सेक्टर होती है, सेकेंडरी सेक्टर होती है। सो फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक डिफरेंस। रूरल एरियाज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटीज, अर्बन एरियाज आर डिपेंडेंट ऑन टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज इन विच दे केटर टू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। कोई भी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग को अर्बन एरियाज में देखा जाता है। Cities acts as nodes of economic growth, provides goods and services not only to urban dwellers but also to the people of rural settlements in their hinterlands in return for food and raw materials. The functional relationship between the urban and rural settlements take place through transport and communication network. तो अभी जो सिटीज़ होती हैं ये ना ही सिर्फ अपने लोगों को, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, बल्कि ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ के नोड्स की तरह एक्ट करती हैं। नोड्स मतलब एक ग्रुप, एक लिंक, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरह एक्ट करती हैं, जो आसपास के गांव, आसपास के शहर सबको कनेक्शन में बिल्ड करने की कोशिश करती हैं। ये लोग रूरल एरियाज में अपने गुड्स सर्विसेज देते हैं और रूरल एरिया से उनके रॉ मटेरियल और फूड लेते हैं। सो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब रूरल एरियाज प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स वो निकाल के दे रहे हैं आपको, खाना, सब्जियां, और अर्बन एरियाज जहाँ पे इनको कंज्यूम करेंगे, अर्बन एरियाज बदले में इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग्स। सो एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ये है आपका अर्बन और टाउन्स के बीच में। जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब यहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप है, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, इनका जो आउटलुक होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। रूरल पीपल जो होते हैं लेस मोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह, कम्यूटेशन वगैरह नहीं होती है। दे जनरली यूज साइकिल्स और दे ट्रैवल बाय फुट। बल्कि अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है। हमको वी डोंट हैव टाइम। पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज डज नॉट हैव टाइम। इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली यू कांट लीव योर होम, आपने यू कांट लीव your home and walk to your office because you don't have time. You have to reach there, you have to work, you have to come back home at time. So generally less mobile होते हैं, therefore जो उनके social relations होते हैं काफ़ी intimate होते हैं, and that is why आप अगर एक छोटी जगह में रह रहे हो, टाउन एरिया में रह रहे हो, or you're living in a rural area, आपको पता होगा आप पूरे गाँव वाले सबको जानते हैं,
if you're from a village, every person of the village must be knowing you and you must be knowing every person of the village. But it is not the same in case of urban areas, because people living in urban areas does not know everybody. Urban areas ka situation is this bad that they don't even know their neighbors, because people does not have time. They do not they're very mobile, they're moving from one place to another continuously, and they are so much busy with their lives that the social relationships are not intimate. They do not know their neighbors, they don't go and meet their friends. They generally weekends, wait for weekends and everything. So that is the major difference between rural and urban areas. Urban areas में life is complex, it's fast, and जो social relationships होते हैं वो बहुत formal होते हैं. You're meeting your boss, you're meeting your colleagues, तो बहुत एक formal relationship होता है. जो intimate relation is not very much prominent there. Now we will be talking about types of rural settlement. हमने देख लिया rural settlements क्या होती हैं, urban settlements क्या होती हैं, दोनों के बीच में difference क्या होता है, economic activities किस तरह से दोनों को differ करती हैं. Now we would be seeing types of rural settlements, कि ऐसी कौन से areas हैं जो rural settlement के अंडर आते हैं. So types of settlements determine होती हैं कि उनका built up area क्या है, मतलब कितने बड़े एरिया में बनी हुई हैं, और इंटर हाउस डिस्टेंस मतलब दो घरों के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो कोई भी सेटलमेंट को आप किन दो बेसिस पे डिपेंड कर सकते हो, उनका एरिया कितना है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड हुई है, और उनके दो घरों के बीच में देयर इज हाउ मच डिस्टेंस. सो इंटर हाउस डिस्टेंस. इंडिया में कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेस इज रादर अ यूनिवर्सल फीचर. इंडिया के केस में कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस यानी कि बहुत क्लोजली प्लैग्ड, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत जुड़े हुए पास, और क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स में विलेजेस जिसमें कुछ 100-200 घर होते हैं, बस 100-150 घर होते हैं. ये यूनिवर्सल फीचर है. यूनिवर्सल फीचर है मतलब ट्रू फॉर एवरी मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया. पर्टिकुलरली हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है इन यूपी, बिहार, राजस्थान, जनरली द फीचर इज द सेम. हाउएवर ऐसे बहुत से एरियाज होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की रूरल सेटलमेंट्स भी होती हैं. There are various factors and conditions responsible for having different types of rural settlements in India. बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे आप कहीं भी अपनी रूरल सेटलमेंट या फिर अपना रूरल एरिया बनाते हो. Your first is your physical features. You will not make a house on the top of the mountain, right? आप पहाड़ की चोटी पे जाके अपना घर नहीं बनाएंगे. आप एक प्लेन एरिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपका घर बन सके. आप कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे डेली बहुत सारी बारिश होती है, वहाँ पे जाके अपना घर नहीं बनाओगे. कोई ऐसा रीजन जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे यू वोंट मेक योर हाउस. सो फिजिकल फीचर्स जैसे कि टेरेन कैसा है, एल्टीट्यूड, हाइट कितनी है, क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ का, और पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये आपके कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं जिनको आप देखते हो अपना घर बनाने से पहले. देन कम्स योर कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स. कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स कौन से हो गए, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है. ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवीजन है, कास्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कास्ट के बीच में डिफरेंसेस. अगर यू आर फ्रॉम अपर कास्ट तो क्या वहाँ पे सारे लोग लोअर कास्ट के रहते हैं. इफ़ यू आर फ्रॉम लोअर कास्ट तो आपको ऐसा देखोगे कि कहीं अपर कास्ट के लोग आपके साथ बैड बिहेव तो नहीं करते हैं. रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि आप किसी गांव में रहने जा रहे हो, अगर वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू एंड यू आर अ सिख, यू वोंट प्रेफर टू लिव देयर. सो रिलीजन मैटर करता है. तो ये आपके कुछ कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स होते हैं जो आप देखते हो बिफोर सेटलिंग डाउन एनीवेयर. नेक्स्ट कम्स इज योर सिक्योरिटी फोर्सेस. ये सिक्योरिटी फोर्सेस क्या होती हैं, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट हो गया, चोरी चकारी, रॉबरी, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है. तो इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए अपने सेटलमेंट्स, घर वगैरह बनाते हैं. जो रूरल सेटलमेंट्स हैं इंडिया में, ये ब्रॉडली 4 टाइप्स की होती हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज योर क्लस्टर्ड और एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड. मतलब बहुत क्लस्टर में, ग्रुप में, जो मेजरली आप बहुत घर पास होते हैं जिसमें, इसको हम क्लस्टर्ड बोलते हैं. सेमी क्लस्टर थोड़े थोड़े दूर होंगे, एक क्लस्टर यहाँ होगा, एक क्लस्टर यहाँ होगा, एक क्लस्टर यहाँ होगा, तो इसको हम सेमी क्लस्टर बोलेंगे. हैमलेटेड
बहुत दूर दूर घर होते हैं, बहुत दूर दूर भी नहीं, मतलब जनरली हैमलेट्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, 4-5 घर हैं, फिर 4-5 घर हैं, फिर 4-5 घर हैं, लाइक दिस. एंड देन कम्स योर डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, जहाँ पे बहुत एक घर है फिर 500 मीटर बाद दूसरा घर है, दैट इज नोन एज योर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. सो फर्स्टली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर्ड सेटलमेंट. क्लस्टर्ड का मतलब आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स. क्लस्टर्ड मतलब हो गया समथिंग विच इज इन क्लस्टर, ग्रुप में है, एक साथ बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम क्लस्टर्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लस्टर, ये बहुत सारे पेन्स एक साथ हैं, इन सबको मैं क्लस्टर ऑफ पेन्स, ग्रुप ऑफ पेन्स बोलूंगी. इनको सबको जब मैं एक साथ ऐसे प्लेस कर दूंगी, ये क्या कहलाएगा, आपका क्लस्टर कहलाएगा. द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट, ये एक बहुत कॉम्पैक्ट होता है, क्लोजली बिल्ट अप, बहुत पास पास होते हैं घर, एरिया ऑफ हाउसेज है. इस टाइप में जो विलेज, जो जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर. इस केस में क्या होता है, जनरली फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग सब लोगों का, आपका घर इस एरिया में है, तो जनरली इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता है. मतलब आप लोगों के घर इधर होंगे, उनके खेत, उनके फार्म्स, उनके पास्चर लैंड सब बाहर की साइड होते हैं, घरों के बीच में ही नहीं होते हैं. तो पास्चर्स, फार्म्स, बार्न्स, इनको सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम दी पीपल लिविंग, जो भी वहाँ पे रह रहे हैं. बहुत क्लोजली बिल्टअप होता है, बहुत पास पास घर होते हैं. इंटरवीनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स और ज्योमेट्रिक शेप, मतलब जो इनके बीचों में से घर या गलियां निकल रही होती हैं, वो एक पैटर्न बनाती है, एक पैटर्न फॉर्म करती है. कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर गलियां हो सकती हैं. यू नो रेक्टेंगुलर गली कैसे होगी कि आप, ये गली यहाँ है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, एक फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ऐसे बीच में से जा रही है और यहाँ पे घर है. तो जो आपके बीच में जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो रोड्स होती हैं, वो एक तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म करती हैं. ये बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं. आपका रेक्टेंगुलर, आप समझ लो रेक्टेंगुलर. रेडियल मतलब होता है थोड़ा सा राउंड एंड राउंड, मतलब यहाँ पे अगर घर है, यहाँ आपके बीच में घर है, तो रोज ऐसे जाएंगी, फिर बीच में से गली, फिर ऐसे जाएंगी. सो दिस पे आपका रेडियल पैटर्न होता है. देन इज योर लीनियर पैटर्न, एक सिंगल लाइन में, एटसेट्रा. ये जो सेटलमेंट्स होती हैं जनरली कहाँ होती हैं, फर्टाइल, लीनियर मतलब सिंगल लाइन, ओके. तो जनरली फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स मतलब वो एरियाज जहाँ पे जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है. एलुवियल सॉइल मिलती है आपको, टाइप ऑफ सॉइल. जनरली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, वहाँ पर बारिश वारिश अच्छे से है, सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, तो उधर हमको इस तरह के क्लस्टर्ड विलेजेस देखने को मिलते हैं. समटाइम्स जो ये लोग कॉम्पैक्ट विलेजेस में रहते हैं, विलेज फॉर पीपल सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस रीजंस के लिए, क्योंकि अगर बहुत आप मान लो देयर इज दिस, ये बड़ा एरिया और आपका बस घर है यहाँ पे और किसी का भी घर नहीं है आसपास, तो आपके घर में चोरी करना, आपको उठा के लेके जाना, किडनैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा. बट इफ़ यू आर लिविंग इन अ ग्रुप, आप एक क्लस्टर सेटलमेंट में रह रहे हो, तो आपको हार्म पहुंचे इसके चांसेस कम हो जाते हैं, रादर देन यू लिविंग इन अ आइसोलेटेड और सिंगुलर एरिया. सो जैसे कि बुंदेलखंड का रीजन है सेंट्रल इंडिया में, नागालैंड है, जनरली यहाँ पे लोग अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, सिक्योरिटी के पर्पज से एक साथ रहते हैं. राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी होने की वजह से लोग एक साथ रहते हैं. जैसे अगर एक जगह से रिवर जा रही है तो लोग, सारे लोग उसी के आसपास रहने लग जाते हैं, क्योंकि दूर के एरियाज में पानी की कमी है. सो वाटर स्कार्सिटी एक तरीके से रीजन बनता है फॉर पीपल टू सेटल इन अ. फिर आपके आते हैं सेमी क्लस्टर्ड विलेजेस. जो सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट्स होती हैं, ये जनरली क्यों होती हैं, क्योंकि क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. मतलब क्या है इसका, कि लोग जो हैं, मतलब उनको डिस्पर्स सेटलमेंट में नहीं, मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. दैट इज व्हाई दे आर लिविंग इन अ क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट. मोर ऑफन ये जो पैटर्न है ये किस लिए होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, अपने ग्रुप में से किसी लोग को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आइसोलेट कर देते हो, फ्रैगमेंटेड कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, सेग्रीगेट कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, फ्रैगमेंट कर देते हो, मतलब निकाल देते हो. इस केस में जो टू वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेजेस सोसाइटी चूजेस और इज फोर्स्ड, इस केस में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ पर्टिकुलर विलेज सोसाइटी वो चूज करते हैं, या फिर उनको फोर्स किया जाता है कि आप गांव से बाहर जाकर रहिए. जैसे कि हिस्ट्री में एक
चंडालाज होते थे, या आज की डेट में भी आपके पीपल हु कलेक्ट गार्बेज एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर प्लेस, तो गांव वगैरह में क्या होता है, उनके लिए गांव के बाहर जो चंडालाज ग्रुप्स हैं उनको क्या बोला जाता है कि आप गांव में नहीं रहेंगे, आप गांव के बाहर, जैसे गांव अगर यहाँ पे खत्म हो गया, इफ विलेजेस एंडेड है, तो उनके घर यहाँ बनाए जाते हैं, दे स्टिल आर पार्ट ऑफ दिस विलेज, बट इसको सेमी क्लस्टर्ड बोला जाता है। ये लोग जो हैं ये इंटीरियर ऑफ द विलेज का पार्ट नहीं है, ये इन्होंने खुद चूज किया अलग रहना, या फिर इनको फोर्स किया जाता है कि आप शहर में सब लोगों के बीच नहीं रह सकते, इसलिए आपको बाहर जाके रहना पड़ेगा। जनरली इस केस में क्या होता है, जो लैंड ओनिंग कम्युनिटीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी जो रिच कम्युनिटीज होती हैं, वो अपना घर बना लेती हैं, और जो कि लोअर क्लास हो गए, जो मीनियल वर्कर्स हो गए, उनको बोलती हैं बाहर जाके रहो, गांव के बाहर, अंदर नहीं आना दिया जाएगा आपको। वेयर जो पीपल ऑफ लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो मीनियल वर्कर्स होते हैं, उनको आउटर फ्रैंक्स ऑफ विलेजेस में भेज दिया जाता है। ये सेटलमेंट जनरली गुजरात प्लेन में बहुत ज़्यादा हैं, और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। फिर आती हैं आपकी हैमलेटेड सेटलमेंट्स। समटाइम्स जो सेटलमेंट होती है, इट्स फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में जो सेटलमेंट है वो सेपरेट होती है, ईच अदर बेयरिंग अ कॉमन नेम, इनमें कुछ कॉमन नेम होता है। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, पन्ना। भी गांव के नाम नहीं है, जनरली उसको बोल देते हैं, उस पन्ने में है, उस पारा में है, उस पल्ली में है, उस नगला में रहते हैं, नगला इसके आगे यूज किया जाता है, जैसे कि नगला आगरा। So that Agra is not a village. I'm just giving you an example. That Panna, Para, Palli, Nagli, Dhani. These are some words used for hamleted settlements. Various parts of countries में ये आपको मिल जाएंगी। ये जो segmentation है of a large village is often motivated by social और ethnic factors. Social और ethnic factors से divided होते हैं। ये जो villages होते हैं जनरली हमको मिडल और लोअर गंगा प्लेन, यानी कि छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज में आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके आती है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या हो गई, वो सेटलमेंट्स जो कि दूर दूर हैं, डिस्पर्स्ड हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। आइसोलेटेड सेटलमेंट्स पैटर्न इन इंडिया, आइसोलेटेड हट्स हो गए, हैमलेट्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स, ग्रुप्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और स्मॉल हिल्स विद फार्म्स और पास्चर्स ऑन दी स्लोप, इसको हम बोलते हैं आपकी dispersed settlements. Extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented. Generally ये लोग जो दूर दूर रहते हैं, इसका कारण क्या होता है, टेरेन, माउंटेन रीजन्स जो होते हैं। अब जैसे आपका ये माउंटेनियस रीजन है, आपको ज़रा सा यहाँ पे एक प्लेन एरिया मिल गया, आपने अपना घर यहाँ बना लिया, आपके घर बनने की जगह थी बट और किसी के बनने की जगह नहीं थी, किसी को थोड़ा दूर यहाँ पे प्लेन एरिया मिला, उसने अपना घर यहाँ पे बना लिया। तो जनरली जो टेरेन होती है, जो एरिया होता है, कभी कभी वहाँ पे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो सब आपको सूट नहीं करते, तो आप थोड़ा दूर दूर घर बना लेते हैं। जनरली जो आपके मेघालय, आप देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, इन जगहों में आपको इस तरह की सेटलमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टेरेन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और जो रिसोर्स बेस है वो सबको इक्वली नहीं मिलती। सो दैट्स इट अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट्स फॉर टुडे। आज हमने टाइप्स ऑफ, हमने डिफरेंस पहले पढ़ा, हमने पढ़ा ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती हैं। फिर हमने देखा रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जो कि हैं आपकी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड। हैमलेटेड होती है, ग्रुप ऑफ हाउसेज वगैरह हैं। सेमी क्लस्टर में क्या है, एक क्लस्टर यहाँ है और एक क्लस्टर यहाँ है, या फिर दो क्लस्टर्स यहाँ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। हैमलेटेड में क्या है, 3-4 घर यहाँ हैं, 3-4 घर यहाँ हैं, 3-4 घर यहाँ हैं, जिसको हम हैमलेटेड बोलते हैं। फिर आपकी डिस्पर्स्ड होती है, जिसमें बहुत सारे घर अलग अलग दूर दूर होते हैं, इसको हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट बोलते हैं। In the upcoming classes, we will be talking about urban settlements and urbanization in India and certain, classification of towns in India. So that's it for today. I hope you liked the session. If you liked it, please hit the like button, do subscribe the channel, and please leave your comments, compliments, and suggestions in the comment box. Thank you. Have a nice day.